दोस्तों, आपने गाजर घास के बारे में तो जरूर सुना होगा। बड़ी ही ढीठ और बेशर्म किस्म का पौधा है। कितना भी जला दो, मिटा दो, उखाड़ के फेंक दो, फिर से वापस उग जाता है। सबसे खराब बात यह है कि ये जहां उग जाता है वहां दूसरे पौधे के विकास को रोक देता है। इतना ही नहीं, फसलों के साथ साथ ये इंसानों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। टेररिज्म की सिचुएशन भी कुछ हद तक गाजर घास के जैसी ही है। इनको एक जगह से खदेड़ के मार के भगा दो तो ये दूसरी जगह अपनी जड़ें बिछाने में लग जाते हैं। उत्तरी भारत में अब ऐसा ही होता दिख रहा है। अब टेररिज्म ने अपना एक नया गढ़ बना लिया है और ये गढ़ है जम्मू। यहाँ बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है, इतनी खतरनाक जो अब से पहले कभी नहीं देखी गई। आपको बता दें कि 2021 से ही पुंछ, राजौरी और जम्मू सहित पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर आतंकी हमलों में खतरनाक तेजी देखी गई है। पीटीआई के अनुसार 1 जनवरी से अब तक टेररिस्ट हमलों में एक मेजर, 12 सुरक्षाकर्मी और 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। सिचुएशन इतनी गंभीर है कि नए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पिछले महीने अपना पद संभालने के बाद से 2 बार जम्मू का दौरा कर चुके हैं। जम्मू क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करना अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी की प्रायोरिटी हो गई है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि टेररिज्म का पलायन कश्मीर घाटी से हो रहा है, और क्या वजह है कि ये टेररिस्ट अब अपनी नई जमीन जम्मू रीजन में तलाश रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि इस बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का 20 साल पुराना नेटवर्क फिर से एक्टिव हो गया है? आखिर क्यों आतंकवादियों के स्लीपर सेल फिर से एक्टिव हो रहे हैं? नया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट कितना खतरनाक है? क्या ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं? क्या हम सब भारत में टेररिज्म के एक नए चैप्टर की शुरुआत के साक्षी बनते जा रहे हैं? क्या आतंकवादियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हैं? क्या अब ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 की जरूरत है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। सीखने को, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आप देख रहे हैं फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए, और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। आगे बढ़ें उससे पहले एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं कि पिछले कुछ सालों से टेररिज्म का ट्रेंड कैसा चल रहा है। शुरुआत करते हैं फरवरी 2018 के सुंजवान आतंकी हमले से। 2018 में जम्मू के सुंजवान में एक आर्मी कैंप पर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने हमला किया था। इसमें भारी हथियारों से लैस टेररिस्ट ने एक सैन्य शिविर पर हमला किया। हमले में 5 जवान और 1 नागरिक की मौत हो गई। फिर जनवरी से मार्च 2021 में टेररिस्ट गतिविधि और सीमा पार से घुसपैठ बढ़ने के संकेत मिले। खतरे की बात यह कि पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट द्वारा एक पूरी तरह से नई ऑपरेशनल रणनीति का इस्तेमाल किया गया। जैसे सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्टिकी बम जब्त किए गए और टेररिस्ट ने सीमा बाड़ के नीचे सुरंग बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। इसके बाद 27 जून 2021 को पहली बार जम्मू वायुसेना स्टेशन पर 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस IED गिराने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की खबर आई। मई 2022 में कटरा बस अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई। शुरू में इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में संदेह हुआ कि यह आतंकी हमला था जिसमें स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। फिर दिसंबर 2022 में जम्मू के पास सिधरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 टेररिस्ट मारे गए। कहा जाता है कि इस मुठभेड़ से एक बड़ा आतंकी हमला टला क्योंकि भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। फिर जनवरी 2023 में डांगरी गांव में एक बहुत ही विभत्स नरसंहार हुआ। इस हमले के बाद लोगों की सुरक्षा के लिए गांव के आम नागरिकों को हथियार बांटे गए और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इन सब के अलावा केवल इस साल की टेररिस्ट घटनाओं को देखें तो अप्रैल में राजौरी जिले में, उधमपुर जिले में टेररिस्ट ने हत्याएं की। 4 मई को पुंछ जिले में टेररिस्ट हमले में भारतीय वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया। वहीं 9 से 12 जून 2024 के बीच टेररिस्ट्स ने जम्मू क्षेत्र में 4 हमले किए।
इसमें सबसे कायराना हमला रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हुआ। यह हमला उसी दिन हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी पारी के लिए शपथ ली। हालांकि बस ड्राइवर ने हमले से बचने का प्रयास किया, लेकिन बस पर से कंट्रोल छूट गया और बस खाई में जा गिरी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 33 लोग घायल हो गए। फिर कठुआ में और डोडा जिले के गंडोह और चतरगला में हमले हुए। 7 जुलाई को राजौरी जिले में एक सुरक्षा चौकी पर टेररिस्ट हमला हुआ। 15 जुलाई को डोडा जिले में टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी सहित 4 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। 18 जुलाई को टेररिस्ट और सुरक्षा बलों के बीच 3 जगह मुठभेड़ हुई। डोडा में कश्तीगढ़ एरिया, राजौरी के सुंदरवानी एरिया और कुपवाड़ा के केरन में। कुल मिलाकर अब तक इस साल 6 अलग अलग दुर्घटनाओं में 11 सशस्त्र बल कर्मियों की मौत हो चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स की माने तो पिछले 32 महीनों में टेररिस्ट हमलों में 48 सैनिक मारे गए। अब सवाल यह है कि आखिर इस रीजन में हमले इतने क्यों बढ़ रहे हैं। अगर आप जम्मू और कश्मीर का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीते कुछ समय से अधिकतर हमले राजौरी, पुंछ, डोडा, रियासी, कठुआ, सांबा जैसे जिलों में हुए और ये सारे जिले जम्मू रीजन के तहत आते हैं। पहले आतंकी गतिविधियों का केंद्र था कश्मीर घाटी। आपने न्यूज में अक्सर अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, श्रीनगर में टेररिस्ट हमलों के बारे में देखा सुना है। अब तस्वीर बदल गई है, तो सवाल लाजमी है कि आखिर क्यों टेररिज्म की जड़ें जम्मू रीजन की तरफ फैल रही हैं। इसका जवाब मिलता है हिंदुस्तान टाइम्स की 9 जुलाई की रिपोर्ट में। इसके अनुसार एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस रीजन में टेररिस्ट गतिविधियों में वृद्धि का कारण जम्मू में सेना की मौजूदगी में कमी है। देखिए, इस एरिया में सेना की कमी 2 कारणों से हुई। पूर्व जनरल कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 2020 तक जम्मू रीजन में काफी सुरक्षा बल तैनात था, लेकिन जब गलवान घाटी विवाद हुआ तो चीन की तरफ से पैदा हुए खतरे को काउंटर करने के लिए यहां की सेना को लद्दाख भेज दिया गया। इसकी वजह से पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में सैन्य घनत्व कम हो गया। आतंकियों ने भारत के इस कदम को मौके के रूप में भुनाया और अपना बेस कश्मीर से जम्मू की तरफ शिफ्ट कर लिया। ये तो एक कारण हो गया। इसके अलावा टेररिस्ट समूहों ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अपनी रणनीति भी बदली है। यानी अब अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद टेररिस्ट समूहों ने अपना ध्यान भारी सुरक्षा वाली कश्मीर घाटी से हटाकर तुलनात्मक रूप से कमजोर जम्मू क्षेत्र पर फोकस कर लिया है। अब दुर्भाग्य है कि भले ही सरकार ने कश्मीर में पत्थरबाजी जैसी घटनाओं को लगभग रोक दिया हो, लेकिन टेररिस्ट गतिविधियों को जम्मू की ओर बढ़ना सरकार के माथे पर चिंता की लकीर बना रहा है। अब सवाल यह भी है कि जम्मू से 20 साल पहले खत्म किया गया टेररिस्ट नेटवर्क कैसे फिर से जुड़ रहा है। इन मामलों के जानकारों के अनुसार पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट समूह जम्मू के विशाल और उबड़ खाबड़ इलाकों का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पार टेररिस्ट की घुसपैठ करवा रहे हैं। ये टेररिस्ट अक्सर आम नागरिकों के भेष में छिपकर स्थानीय ठिकानों से हथियार हासिल करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ इन टेररिस्ट का पुराना लोकल नेटवर्क और स्लीपर सेल पहले से ही मौजूद था, जिसे बस फिर से एक्टिव करना था और एग्जैक्टली यही हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू रीजन में सेना ने 20 साल पहले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लोकल नेटवर्क को सख्ती से निष्क्रिय कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी के मुताबिक आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया था। 2 साल लग गए इस नेटवर्क को एक्टिव करने में। अब ये नेटवर्क फिर से एक्टिव हो गया है। बीते कुछ दिनों में सेना ने लगभग 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। इनके अनुसार पहले ये लोग आतंकियों का सामान ढोने का काम करते थे, लेकिन अब आतंकियों को गांवों में ही हथियार, गोला बारूद और खाना पीना प्रोवाइड करवा रहे हैं। खतरे की बात यह है कि यह नेटवर्क जम्मू के 10 में से 9 जिलों राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और रामबन में जम चुका है। इसी नेटवर्क की मदद से आतंकियों ने 2020 में पुंछ और राजौरी में सेना पर बड़े हमले किए और इसके बाद उधमपुर, रियासी, डोडा और कठुआ को निशाने पर लिया था। आपको यह भी बता दें कि इस पूरी कहानी में स्लीपर सेल अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। मई 2022 में कटरा बस बम विस्फोट हुआ था। उसके पीछे कथित मास्टरमाइंड एक शिक्षक था। यह एक स्लीपर सेल था। सैन्य सूत्रों ने बताया कि रियासी हमले के बाद मारे गए आतंकियों से जो हथियार और सैटेलाइट फोन मिले थे, वो इस बात के सबूत हैं कि नए आतंकियों में पाक सेना के पूर्व या फिर वर्तमान सैनिक भी हैं। इनके हमलों का तरीका
पाकिस्तान सेना के पैरा ट्रूपर डिवीजन जैसा है। सैटेलाइट फोन भी पूरी तरह से एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। जैश के नए आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स में इन सैनिकों की भर्ती के संकेत मिल चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो हाल के हमलों के पीछे पिछले 6 महीनों में घुसपैठ करने वाले टेररिस्ट्स के नए समूह का हाथ होने का संदेह है। कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्रों के लड़ाके शामिल हैं। अब सवाल है कि क्या पहले भी जम्मू टेररिज्म का दंश झेल चुका है? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान ने 1989 में कश्मीर में अपना प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। पाकिस्तान ने धीरे धीरे घुन की तरह भारतीय सेना को कमजोर किया और स्थानीय मुस्लिम आबादी को भड़काने के लिए जम्मू में उग्रवाद फैलाया। अगर आप जम्मू रीजन का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जम्मू रीजन में उबड़ खाबड़ इलाके, पहाड़, चट्टानी इलाके और घने जंगल हैं। और जम्मू की यही दुर्गम जियोग्राफी टेररिस्ट के लिए एक नेचुरल हाइड आउट की जगह बन गई। इस प्रकार 1990 के दशक में जम्मू में टारगेट किलिंग और टेररिज्म का एक काला दौर शुरू हुआ था। अगस्त 1993 में टेररिस्ट ने किश्तवाड़ में एक बस पर हमला किया, जिसमें 17 हिंदू यात्री मारे गए। इसके बाद 1998 में प्राणकोट और डाकीकोटे गांवों में 26 हिंदुओं का सिर काट दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की अगस्त 2001 की एक रिपोर्ट के अनुसार टेररिस्ट ने पुंछ जिले में एक भयानक हमला किया, जहां उन्होंने एक मंदिर से 2 हिंदू पुजारियों का अपहरण करने के बाद उनका सिर काट दिया और बाद में एक मुस्लिम व्यापारी के परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू में हिंदू मंदिर भी निशाना बने। 2002 में रघुनाथ मंदिर पर फिदायीन हमले में 12 से अधिक श्रद्धालु मारे गए और 20 घायल हो गए। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में यह क्षेत्र टेररिज्म का एपी सेंटर था, जहां हिंदुओं की चुनिंदा हत्याएं हुई। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि हिंदुओं को किश्तवाड़ और अन्य जिलों से सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा। सिचुएशन इतनी गंभीर थी कि इस क्षेत्र में आपदा लगाना पड़ गया। अब सवाल यह आता है कि जब अतीत में जम्मू में इतने खतरनाक आतंकी हमले हो रहे थे, तब सरकार ने क्या किया था? कैसे जम्मू को साफ किया गया था? इसका जवाब है ऑपरेशन सर्प विनाश। जब टेररिज्म अपनी चरम पोजीशन पर था, तो इसे रोकने के लिए सेना ने उस समय एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो आज भी सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। ऑपरेशन का नाम था सर्प विनाश। दरअसल 1998 से 2003 के बीच लश्कर और जैश के आतंकियों ने जम्मू के सूरनकोट के हिलकाका को अपना बेस बना लिया था। सैकड़ों की संख्या में आतंकी इस जगह से ऑपरेट करते थे। मैप में देखिए, ये इलाका काफी बड़ा है, दुर्गम है और ऑपरेशन 150 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में चलाया जाना था। सच में ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। इसमें गोरखा, गढ़वाल राइफल और राष्ट्रीय राइफल बटालियन के जवान शामिल हुए थे। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल रोस्तम नानावटी के नेतृत्व में सेना ने 21 अप्रैल 2003 को ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया। जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो यह अनुमान था कि तकरीबन 100 आतंकी हिलकाका में छिपे होंगे। ऑपरेशन 1 मई 2003 को खत्म हो गया था, लेकिन केवल 10 दिनों में सेना ने आतंकवादियों को साफ कर दिया। सेना ने इस ऑपरेशन में 65 आतंकियों को मार गिराया और 60 से ज्यादा हाइडआउट को बर्बाद कर दिया। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद जैसे AK-47, पीका गन, स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और 45 kg प्लास्टिक विस्फोटक के साथ साथ रेडियो सेट बरामद किए गए। आपको ये जानकर और ताज्जुब होगा कि सेना ने राशन भी बरामद किया था, जो 500 लोगों के लिए 2 हफ्ते तक चलने वाला था। सोचिए, इतनी प्लानिंग से टेररिस्ट इस जगह से ऑपरेट कर रहे थे। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के Mi-17 का भी इस्तेमाल किया गया था। अनुमान के अनुसार उस वक्त जम्मू कश्मीर में 3000 से 3500 आतंकी मौजूद थे, जिसमें 80% पाकिस्तानी थे। इसके अलावा 2000 आतंकी घुसपैठ करने के लिए POK में मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान इन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। लेकिन तब के टेररिज्म में और आज के टेररिज्म में काफी फर्क आ गया है। भले ही जम्मू की टोपोग्राफी न बदली हो, टेररिस्ट के मंसूबे न बदले हों, लेकिन आतंक फैलाने का तरीका जरूर बदल गया है और ये सेना के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाला है। हिंदी माध्यम से UPSC की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ
फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए, और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। जम्मू रीजन और कश्मीर घाटी रीजन में टेररिज्म की चुनौतियां अलग अलग हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चिंता यह है कि कश्मीर में जो एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी काम कर रही थी वो जम्मू के लिए शायद उतनी कारगर ना हो। सुरक्षा एजेंसियों के लिए जम्मू में नई चुनौतियां क्या हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, कश्मीर घाटी क्षेत्र की आबादी मुख्य रूप से मुस्लिम है, वहीं जम्मू की आबादी में हिंदू अधिक है। जम्मू में इन घटनाओं से सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की संभावना सबसे ज्यादा है। डांगरी गांव नरसंहार और रियासी बस हमले से चिंगारी तो उठी गई है। इन सुनियोजित हमलों का मकसद नो डाउट धर्म के आधार पर लोगों को बांटना है, समुदायों को पोलराइज करना है। माना जा रहा है कि ये हमले क्षेत्र को अस्थिर करने और सांप्रदायिक कलह को फैलाने की एक बड़ी रणनीति है। इसके अलावा दूसरी चुनौतियों की बात करें तो जम्मू रीजन में कश्मीर के मुकाबले जनसंख्या घनत्व कम है और सड़क संपर्क भी कम है। इसका बड़ा इलाका पहाड़ी है। जम्मू के उबड़ खाबड़ इलाके में जहां ऊंचे पहाड़, विस्तृत मैदान और घने जंगल हैं, एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत सैन्य अभियान चलाना बड़ी चुनौती है। इसलिए आतंकियों को यहां मार गिराने में समय लग रहा है। इसके अलावा सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि मीरपुर और अन्य क्षेत्रों से कश्मीर में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी टेररिस्ट्स को उनकी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के कारण कश्मीर में आसानी से पहचाना जा सकता है। हालांकि यही शारीरिक विशेषता जम्मू में इन घुसपैठियों के लिए घुल मिल जाने को आसान बनाती है। यहां टेररिस्ट की कम से कम देखकर तो पहचान नहीं की जा सकती। हम कह सकते हैं कि जम्मू में फैल रहा टेररिज्म पूरी तरह से अलग रणनीति अपना रहा है। डेरा गली के घने जंगलों में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई जा रही है। जम्मू के भीड़ भरे बाजारों, शहरी केंद्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को टारगेट किया जा रहा है। यानी अब टेररिस्ट के हमलों में डाइवर्सिटी दिख रही है। ये बदलती स्ट्रेटजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चैलेंज है। अब सुरक्षा एजेंसियों को अपनी एक नई एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्या और भी चुनौतियां हैं? बिल्कुल है। सुरक्षा बलों को एक और चुनौती से निपटना पड़ेगा और यह है तकनीक की चुनौती। दरअसल इस बार जो हमले हो रहे हैं उसमें टेररिस्ट से अत्याधुनिक हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी हुई है, जैसे मेड इन अमेरिका M4 असॉल्ट राइफल्स, कुछ चाइनीज हथियार और एनक्रिप्टेड रेडियो सेट, ये सब मिले हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसे हाईटेक और घातक हथियार अमेरिकी और नाटो फोर्सेस द्वारा अफगानिस्तान में यूज किए गए थे। जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई तो ये हथियार यहीं रह गए। यही हथियार तालिबान के पास पहुंचे और फिर उसी रूट से पाकिस्तान पहुंच गए और यहीं से टेररिस्ट समूहों को ये हथियार मिले। ये हमले आतंकी संगठनों के एडवांस होती स्ट्रेटजी को भी दर्शाते हैं। इसके अलावा सीमा पर बाढ़ के नीचे सुरंग बनाने जैसी उन्नत रणनीति और इरिडियम सैटेलाइट फोन और थर्मल इमेजरी जैसी तकनीकों का उपयोग रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। खासतौर पर चिंताजनक बात यह है कि जम्मू क्षेत्र में हाल ही में हुए कुछ आतंकी हमलों की जिम्मेदारी अपेक्षाकृत नए आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े इस पाकिस्तान समर्थित समूह ने शुरुआत में रियासी बस हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। TRF ने संकेत दिया था कि यह हमला महज एक नई शुरुआत है, जिसमें पर्यटकों और गैर स्थानीय लोगों पर आगे भी हमले होने की संभावना है। देखिए, हाल के सालों में जम्मू एक नो पीस नो वॉर क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसलिए जैसा देश वैसा भेष कहावत के हिसाब से अब यहां टेररिज्म से लड़ने के लिए नई स्ट्रेटजी की जरूरत है। अगर टेररिस्ट आधुनिक हो रहे हैं, उनका आतंक फैलाने का तरीका मॉडर्न हो रहा है, तो ऑब्वियसली सुरक्षा बलों को इनसे ज्यादा आधुनिक होना होगा। इसके अलावा भारत को फिर से जम्मू क्षेत्र में इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको तो पता ही है कि सफल एंटी टेररिज्म ऑपरेशन काफी हद तक मजबूत ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क पर निर्भर होते हैं। किस जगह क्या मूवमेंट हो रही है, अंदर की खबर क्या है, ये कोई अंदर का ही आदमी बता सकता है। विभीषण ना होते तो राम कैसे रावण को हराते और कैसे लंका जीतते। लेकिन मजबूत ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क तब बनते हैं जब स्थानीय लोगों का सेना पर पूरा भरोसा हो।
कई बार भरोसा टूट जाता है। जैसे पुंछ में 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले के बाद 8 नागरिकों को हिरासत में लिया गया और कथित तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। ऐसी घटनाएं जनता का भरोसा तोड़ती हैं। विश्वास बनाना है तो ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। इसके अलावा मिलिट्री ऑपरेशन को बढ़ावा देना होगा। अब शायद ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 की जरूरत है। साथ ही पर्याप्त सैनिकों की तैनाती भी करनी पड़ेगी ताकि घुसपैठियों और टेररिस्ट को ये न लगे कि जम्मू में सेना कम है। देखिए, कहा जा रहा है कि इस बार जम्मू रीजन में फैल रहे टेररिज्म 90 के दशक के टेररिज्म से बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसी साल एक बहुत बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में होने वाली है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आने वाले महीनों में चुनाव होने की उम्मीद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर बिना किसी निर्वाचित सरकार के चल रहा है। यहां आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। सफल चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। यह भी माना जा रहा है कि ये चुनाव यहां सामान्य स्थिति वापस ला सकते हैं, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट घटनाओं में हालिया वृद्धि का मकसद होने वाले विधानसभा चुनावों को बाधित करना हो सकता है। फिलहाल सरकार जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बैठक बुलाई थी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ चर्चा हुई। संकेत है कि प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों को पूरी ताकत से टेररिज्म को रोकने का निर्देश दे दिया है। अब आने वाला समय बताएगा कि सरकार टेररिज्म के खरपतवार को कैसे मिटा पाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।